नमस्कार, मनी मैटर्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कन्वेंशनल मनी डिपॉजिट्स के क्या क्या तरीके हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि सोना और एफडी के बाद आपके पास अपनी बचत के और क्या क्या एवेन्यूज हैं। संजय मेहता, फाउंडर संजय मेहता फाइनेंशियल सर्विसेज, हमारे साथ लगातार आपके एडवाइजेस के लिए हैं। संजय, तो तरीके तो हैं ही, लेकिन आजकल चल क्या रहा है? आप देखिए ना, दिल्ली इज गेटिंग टोटली स्प्रूस्ड अप। इस वक्त तो सब जगह G20 पे ही फोकस है। हाँ, मतलब इतनी सारी मीटिंग्स हो रही हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरे देश में, क्योंकि अभी तक 220 मीटिंग्स G20 की बीते एक साल में हो चुकी हैं और ये अपने आप में बताता है कि आज भारत वैश्विक स्तर पर कितने बड़े पैमाने पर दुनिया पे अपनी पहचान और पकड़ बतलाता चला जा रहा है। आपने तो ऐसे कई सारे इवेंट्स देखे हैं। इस लेवल का तो आई थिंक इससे जो नियरेस्ट था वो नाम और चोगम होते थे 1980s में जो हुए थे। उसके बाद एक इंडो अफ्रीकन समिट हुआ था आई थिंक अराउंड 2010, बट इतने बड़ी लेवल पे अभी तक नहीं हुआ मेरे हिसाब से इंडिया में। ये जो लेवल है जिस पर हम देख रहे हैं, जिसमें अगर मैं हल्की सी जानकारी आपको दूं, 41 हेड्स ऑफ स्टेट भारत में पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहे हैं, जिसमें से सिर्फ G20 के तकरीबन 17 हेड ऑफ स्टेट है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी 18 हेड्स ऑफ स्टेट यहाँ पर हैं। इसके साथ साथ अमेरिका के राष्ट्रपति की 3 दिन की यात्रा भी है, जिसमें एक दिन बायलैटरल टॉक्स हैं राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में। सऊदी अरब का उसके बाद बायलैटरल विजिट, जैसे ही G20 खत्म होता है 10 तारीख को, तो 11 तारीख से बायलैटरल वो शुरू हो जाता है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि एकदम धमाल मचा हुआ है। और इस बीच में प्रधानमंत्री बीच में जाकर आसियान समिट के एक जो नेशन समिट है वहां भी 2 दिन के लोग जा रहे हैं। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैलेंडर एकदम पैक्ड है। बिल्कुल। लेकिन हमारे दर्शकों का कैलेंडर पैक करना है, उनके इन्वेस्टमेंट्स को लॉक करना है। तो ये बताइए, हमने अभी तक सोने की बात की, सोने की चमक और चकाचौंध की बात की, एफडीज की सिक्योरिटी या सो कॉल्ड उसके लैक ऑफ रिटर्न्स की भी बात की, और क्या क्या तरीके हैं जिसके जरिए अच्छे निवेश किए जा सकते हैं? अच्छा, एफडीज के बाद अगर हम बात करें तो पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो कि इतना पुरानी स्कीम है और अभी भी उतनी ही आकर्षित करती है लोगों को जितने की एफडीज करते थे, और कई मायनों में ये एफडी से भी बेहतर है। सो नॉर्मली पीपीएफ आप अपने नाम पे खोल सकते हैं या इवन अपने बच्चों के माइनर के नाम पे भी खोल सकते हैं। आप उसमें सालाना 1.5 लाख रुपया ही केवल डाल सकते हैं। सो अगर आपके सपोज 2 अकाउंट है, एक आपका अपना, एक आपका अपने बच्चे का, तो दोनों का टोटल मिला के ही 1.5 लाख कर सकते हैं। अच्छा, उससे ज्यादा नहीं आप कर सकते। लेकिन अगर बच्चा 18 साल से ऊपर का है तब तो वो अपना अलग से करेगा, फिर तो अडल्ट ट्रीट होगा ना। फिर अडल्ट ट्रीट होगा। 18 के ऊपर तो अडल्ट ट्रीट होगा। 18 साल से कम के बच्चे का पिता या माता के साथ एड ऑन होगा, वो 1.5 लाख ही होगा। और जब बच्चा एडल्ट हो जाता है तो फिर तो उसको हैंड ओवर हो जाता है। तो ये 15 साल की अवधि के पीपीएफ है। जो सबसे बड़ी इसमें खासियत है, एक तो आपको सेक्शन 80C का इसमें बेनिफिट मिलता है कि अगर आप 1.5 लाख पूरा डाल रहे हैं तो आपको उतना रिबेट मिल जाता है आपके सैलरी में। नंबर 2, इसमें जो है जितना भी आपको बाद में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलेगा सारा टैक्स फ्री होगा। तो यहाँ पे एफडी से बहुत ज़्यादा इसमें आकर्षण है कि सारा का सारा टैक्स फ्री हो जाएगा। 15 साल की अवधि के बाद भी आप चाहें तो इसको 5-5 साल के स्लैब्स में बढ़ा सकते हैं। सो नॉर्मली हम लोग सबको यही सजेशन करते हैं, बच्चा छोटा है, आप उसकी हायर एजुकेशन के लिए करना चाह रहे हैं तो इट इज़ अ वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट। आज की डेट में अगर हम लेके चले तो इसमें 7.1% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, और ये इंटरेस्ट हर 3 महीने 6 महीने के बाद गवर्नमेंट रीसेट करती रहती है। अब जरा रेट ऑफ इंटरेस्ट से बात कर लेते हैं। 7.1% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है और सरकार उसको एडजस्ट करती है। चलिए, बहुत ज़्यादा तो 7.5% हो जाएगा, बहुत कम तो 6.5% हो जाएगा, इससे कम तो नहीं होगा। हाँ, ऐसे में अगर चूंकि इस पर टैक्स फ्री है तो इसका एड ऑन बेनिफिट कितना हो गया? मतलब मैं इसलिए आपके सामने कंपैरिजन करना चाहता हूँ क्योंकि एफडी में आज की डेट में 8.5% 8% के आसपास इंटरेस्ट मिलता है। लोग बहुत थोड़ा जो बैंक से वो 7-7.5 तक चले जाते हैं, तो लोग उसके प्रति ज्यादा आकर्षित होते हुए ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। लेकिन क्या वास्तविकता में वहां ज्यादा पैसे हैं या पीपीएफ में ज्यादा पैसे हैं? पीपीएफ में ज्यादा है, बिकॉज अगर हम माने कि 7% का ही बैंक एफडी है तो 30% की स्लैब में अगर आप हैं तो आपको 4.9 मिलेगा। यहाँ आपको 7.1 पूरा का पूरा मिल रहा है। हाँ, उसके अगेंस्ट आपको इतना एडजस्टमेंट है कि 15 साल का है, बट फिर भी 6 साल के बाद अगर आपको कोई ज़रूरत है उस टाइम पे एजुकेशन या शादी बच्चों की या कोई मेडिकल इमरजेंसी, तो आप इसमें से अमाउंट निकाल भी सकते हैं। लेकिन संजय, अगर मैं इसको सवाल को थोड़ा रिफ्रेज करूं, 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष 15 साल के लिए,
तो बेस्ट केस सिनेरियो एक आदमी 15 लाख प्लस 7.5 लाख 22.5 लाख जमा कर सकता है। तो अगर आप शादीशुदा हैं जी। तो एक अकाउंट आपका हो गया, एक आपकी वाइफ का हो गया, तो 1.5 और 1.5 आप 3 लाख कर सकते हैं। और जैसे ही आपके बच्चे 18 साल के ऊपर हो जाए तो उनके भी खाते आप खुलवाएं। सो अगर आप 2 एडल्ट चाइल्ड हैं और 2 आप हैं तो आप साल के 6 लाख रुपए इस पर डाल सकते हैं। चलिए, तो अगर इसको आप थोड़ा सा और विस्तृत तरीके से देखें, अगर हम फैमिली ऑफ 4 की बात करते हैं और फैमिली ऑफ 4 में 4 अडल्ट्स निकल जाते हैं, जैसे कि अभी संजय बता रहे थे कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए आप ही के 1.5 लाख प्रति वर्ष की कैटेगरी में वो आ जाएंगे। तो 18 साल से ज़्यादा के बच्चों के लिए अगर आपने पहले से पीपीएफ अकाउंट खोल रखे हैं और उसमें आपने उसको ऐड ऑन कर दिया, तो कुल मिलाकर एक परिवार तकरीबन 90 लाख रुपए 15 साल के लिए बचा सकता है, अगर आप इसको एक बॉल पार्क फिगर लेकर चले। तभी तो आप देखें ना, सब लोग इतने आकर्षित होते हैं बिकॉज ये गवर्नमेंट की तरफ से सारी सिक्योर स्कीम है और लोग इसको डालते हुए उनको पता है ये तो पता नहीं कब देख रहे हैं कब वापस, इसलिए वो सोचते नहीं है। और जो इसकी कंपाउंडिंग मिलती है वो बाद में एकदम सब अचंभित हो जाते हैं। और ऐसे और क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहां लोग पैसे लगा सकते हैं और अच्छे रिटर्न कमा सकते हैं? देखिए, पीपीएफ के बाद अगर आपका घर में आपकी बेटी है तो फिर पीपीएफ से भी बेहतर स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना, जो सरकार ने कुछ साल पहले लॉन्च की थी। तो उसका जो मैंडेट है कि पीपीएफ का जो भी इंटरेस्ट रहेगा कम से कम उससे आधा प्रतिशत ज्यादा उस स्कीम में मिलेगा सुकन्या समृद्धि में। उस पर भी लेकिन आप डाल सकते हैं केवल 1.5 लाख टोटल। अच्छा। और ये लेकिन खुलेगी सिर्फ बिटिया के नाम पे। और जब वो बिटिया 18 साल के ऊपर हो जाएगी तो या तो उसकी शादी के लिए वो निकाल सकती है और या 21 साल पे ये मैच्योर होगा। और आज का तो ये है कि इस वक्त सुकन्या पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, बिकॉज गवर्नमेंट ने पीछे कम नहीं किया, जबकि पीपीएफ में केवल 7.1 है। तो जहां जहां जिस घर में आपके पास लक्ष्मी है, बिटिया है, आपको ये जरूर खोलनी चाहिए। तो लक्ष्मी पर लक्ष्मी कमाने का मौका आपके पास है और आपका पैसा ज़्यादा वर्क करेगा, खास करके आप अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए, उनकी शादी के लिए अच्छा इंतजाम कर सकते हैं। इसके अलावा जहाँ बेटियाँ नहीं हैं, जहाँ लड़के ही हैं, और ऐसे कई घर हैं जहाँ पर वे 2-2, 3-3 लड़के ही हैं, उनके लिए क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट की एक और स्कीम है, आपने सुना होगा, आरबीआई बॉन्ड जिसे कहते हैं। आज से कुछ साल पहले वो एक स्कीम फिक्स्ड रहती थी, फिक्स्ड रेट था। गवर्नमेंट ने 2 साल पहले उसको चेंज करके अब उसको कर दिया आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। तो उसमें कोई लिमिट नहीं है, आप चाहे उसमें 10 लाख डालें, आप उसमें 1 करोड़ भी डाल सकते हैं। और उसका रीसेट जो इंटरेस्ट का होता है, हर 6 महीने में गवर्नमेंट देखती है कि ऊपर जाना है नीचे जाना है, दोनों हो सकता है। 1 जुलाई से उसका रीसेट जो है वो 8.05% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो कि बहुत ही अच्छा है। बट उसका थोड़ा सा यही है कि ये 8 साल की अवधि के बॉन्ड होते हैं और अगर आपको जरूरत पड़े भी तो भी आप 5 साल से पहले नहीं निकलवा पाएंगे, 6 या 7वें साल में आप निकाल सकते हैं। तो एक आरबीआई बॉन्ड भी काफ़ी लोगों को है, बट ये भी मान के चलेंगे इसका जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल है। तो अगर 8.1% इंटरेस्ट मिल रहा है तो उस पर अगर आप 30% के स्लैब में आते हैं तो 30% आपका कट जाएगा। लेकिन अगर एक तरह से देखें तो वैसा ही है जैसा कि आप एफडी के लिए कर रहे हैं। तो वही इस वक्त थोड़ा एफडी से बेहतर है रेट ऑफ इंटरेस्ट। और फिर दूसरा ये कि ऊपर नीचे होता रहेगा। और मान लीजिए कि जैसे अभी 8% है, 6 महीने बाद सरकार ने इसको कम कर दिया तो 8% पे टिका रहेगा या नया रेट हो जाएगा ना, बिकॉज इसका जो इंटरेस्ट पे आउट है ना हर 6 महीने के बाद होता है, आपके खाते में आता है हर 6 महीने के बाद। तो इसलिए गवर्नमेंट हर तिमाही के बाद कई बार सेम रखती है, कई बार बढ़ा देती है, तो उस हिसाब से चेंज होता रहेगा। तो ये भी एक अच्छा निवेश है, बस वही अवधि आपको देखना जरूरी है। तो नॉर्मली ज्यादा इसलिए पॉपुलर नहीं है बिकॉज रिटायरमेंट के वक्त लोगों में इतना ज्यादा पैसा होता है, शुरू में तो नहीं होता, और वो इतना चाहते नहीं है कि इतनी टाइम के लिए लॉक इन किया जाए। अब जरा ये समझाइए कि अब मैं एक बार फिर से एफडी को लेकर आ रहा हूँ। एफडी करने का मतलब ये है कि आप 5 साल की अवधि या उससे ज़्यादा की अवधि भी कर सकते हैं। आजकल तो 5 साल तक तो एवरेज एफडी है ही, 5 साल की एफडी है और उसमें 7 से 8% के बीच में आपको एफडी मिल रही है। कॉर्पोरेट एफडी थोड़ा और ज़्यादा दे देती है। बिल्कुल सही। तो इस एफडी के मुकाबले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड क्यों खरीदे आदमी? नहीं देखिए, मतलब क्योंकि हमारे पास जानकारी तो होनी चाहिए, क्या आकर्षण होना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड खरीदे जब मुझे एफडी पर वही रेट मिल रहा है। देखिए 2 चीज़ें आती है ना, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में बात किया था कि आपकी जो बैंक एफडी है एक्चुअली तो सिर्फ 5 लाख की इंश्योर्ड है, आरबीआई बॉन्ड्स फुल्ली सिक्योर है। दूसरी चीज़, एफडी जब आप कर लेते हैं तो आपका वो पीरियड के लिए उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट लॉक इन हो जाता है। आरबीआई बॉन्ड का चेंज होता रहेगा, तो इवन जब गिरे हुए रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो एफडी अगर आप कर ले उस टाइम पे 5 साल की, तो आपका लो रेट पे सेट हो गया।
चढ़ते हैं उसमें आरबीआई बॉन्ड बहुत अच्छा है, बिकॉज आपको पता है बढ़ना है तो इसमें लगा दो, जैसे जैसे बढ़ेगा रीसेट होता जाएगा। तो ये एक थोड़ा इसमें बेनिफिट है। तो लेकिन ये समझ होनी चाहिए, और इसलिए हम आपको एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि कभी भी निवेश करते समय कहा सुनी या लोगों की बातचीत पर विश्वास मत कीजिए। फाइनेंशियल एडवाइजर्स से अगर आप जानकारी नहीं लेंगे तो आप घाटे में रह सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात क्या है, आज ज़रूरत इस बात की है कि आपका जो बचत है, आपकी जो पैसे बच रहे हैं, वो पैसा कितना ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। इफ़ द मनी डजंट वर्क फॉर द मनी, यू कैन नॉट कीप वर्किंग फॉर द मनी। ये अंग्रेजी की एक पुरानी कहावत है जो कि ब्रिटेन में बहुत ही ज़्यादा चर्चित रही है, और ये सबसे पहले किंग एडवर्ड ने सामने रखा था इस पूरे कॉन्सेप्ट को। संजय, एक आखिरी चीज़ मैं आपसे समझना चाहता हूँ। हमने तमाम कन्वेंशनल पैटर्न्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्कस किया, क्योंकि आमतौर पर भारतीय बहुत ही कंजर्वेटिव होते हैं जहाँ भी हम इन्वेस्टमेंट की बात सोचते हैं, हम उतने एडवेंचरस नहीं हैं। अक्रॉस बोर्ड कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट्स में अगर मैं आपकी पर्सनल व्यक्तिगत प्रेफरेंस पूछूं, ये नहीं कि संजय मैं तो फाइनेंशियल एडवाइजर, एक पर्सनल व्यक्तिगत प्रेफरेंस, आप अपने एलोकेशन को किस तरह से स्ट्रक्चर करना चाहेंगे? देखिए, जैसे हमने बात किया ना, डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, और इन्फ्लेशन को बीट करने वाले सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट जो है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड। डायरेक्ट इक्विटी में निवेश करने के लिए बहुत नॉलेज चाहिए। आप किसी कंपनी का डायरेक्ट शेयर उठाते हैं, हर क्वार्टरली रिपोर्ट के बाद ऊपर नीचे होगा। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड जहाँ पे पूरी एएमसी है, उनकी प्रोफेशनल टीम है जो पूरी चीज़ों को हर वक्त मॉनिटर करती है। तो अपनी एक एसेट एलोकेशन बनाएं और उसमें देखें कि आप कितना रिस्क लेना चाहें, अपनी उम्र, अपनी लायबिलिटीज देखते हुए कुछ प्रतिशत ज़रूर आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में वाया एसआईपी, वाया एसटीपी करना चाहिए। बाकी के लिए आप थोड़ा एफडी और कितना प्रतिशत आमतौर पर, हम इसको 3 कैटेगरी में बांट देते हैं, वेरी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव एंड नॉर्मल इन्वेस्टमेंट पैटर्न। तो वेरी कंजर्वेटिव में कितना इक्विटी का एक्सपोजर होना चाहिए? कम से कम 20 से 25% तो लेना चाहिए। 20 से 25%। और अगर हम कंजर्वेटिव में आ जाते हैं, जो कि मतलब थोड़ा रिस्क भी ले सकते हैं, थोड़ा वो भी है, तो वहाँ में भी 40% के आसपास ले लें। और जो थोड़ा मार्केट ओरिएंटेड लोग हैं, जो जल्द से जल्द पैसे कमाने की होड़ में लगे रहते हैं, उनके लिए उसमें फिर 2 कैटेगरी। अगर बहुत एग्रेसिव है तो 70 से 75% भी ले सकते हैं, और अगर कम एग्रेसिव लेना है तो 60 से 65%। और बहुत एग्रेसिव किस एज ब्रैकेट में लिया जाना चाहिए, अगर कोई ऐसा सोचता भी है तो? अगर आपकी एज लेट्स से एनीथिंग बिलो 40 है तो आप 70-75% कर सकते हैं, बिकॉज अभी आपके पास another 20 years ऑफ आपकी सैलरी लाइफ है या यू बी वर्किंग लाइफ है। तो अगर कुछ मार्केट ऊपर नीचे होगी तो इट विल मेक अप, क्योंकि जैसे कि आप देख चुके, हमने पहले भी शेयर किया था, लॉन्ग रन में इक्विटीज दे ही रही है 12 से 14%। इंडेक्स ने हमारे 14 दिए, पर ये इक्विटी में जब भी जाए नजरिया 6 से 7 साल का रखना बहुत जरूरी है। संजय, बहुत धन्यवाद इस चर्चा के लिए और बातचीत के लिए। आपने देखा कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए। हमने अभी आज या अभी तक जो बातचीत की है वो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल इन्वेस्टिंग पैटर्न्स की बात की है। बहुत सारी इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर आपके पास जानकारी होगी तभी आपका पैसे पर पैसा कमाएगा। कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हैं संजय से तो कृपा करके mail@indiandialogues.com पर या indiandialoguesnews@gmail.com पर अपना सवाल भेजिए। हम उसके जवाब जरूर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। संजय को बहुत अच्छा लगता है आपके सवालों का जवाब देना। धन्यवाद।